सो जेनेटिक कोड, डीएनए की कोड लैंग्वेज, उसको बोलेंगे जेनेटिक कोड, राइट। ओके, सो देखो डीएनए के पास अल्फाबेट 4, आरएनए के पास अल्फाबेट 4, और वो अल्फाबेट यूज करके डीएनए अमाइनो एसिड की भाषा लिखेगा। ये पूरे रिलेशन को बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है, राइट। सो लेट अस कंप्लीट द ब्रीफ नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा आगे की आइडिया आ जाए हमको। देखो ये एमआरएनए है, साइटोप्लाज्म में आ गया, फिर वो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब राइबोसोम को हायर करेगा, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस साइट। ओके, सो हियर ribosomes will attach, smaller subunit attach, larger subunit attach, right? Then in the cell cytoplasm, the amino acids are already present, which are synthesized by some other method. अमाइनो एसिड का सिंथेसिस सेल के अंदर अलग अलग मेथड से हुआ है। सो दीज आर 20 टाइप्स ऑफ एमआरएनए, सॉरी 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, हमने बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन का जो शुरुआत की थी उसमें हमने देखा देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वन मोर एग्जिस्ट इन क्रिटिकल कंडीशन। So total type of amino acid, essential one, are 21 amino acids, right? Normally 21, critical condition में normally 20, critical condition में या कुछ मीडिया के प्रेजेंस में 21 amino acids रहेंगे, right? So I'm writing down here 20 plus 1 types of amino acids are there, बराबर। देखो mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया, राइबोसोम उसने हायर कर ली, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, इसके अंदर राइबोसोम के अंदर ये ग्रीन कलर का क्या है, आरआरएनए, वेरी करेक्ट। राइबोसोम इज एग्रीगेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनली कॉइल्ड, राइट। ये राइबोसोम यहाँ पे ऐसे अटक है, राइट, ओके। फिर ये अमाइनो एसिड यहाँ पे है, ये एक्टिवेट होंगे और अमाइनो एसिड टीआरएनए कैरी करेगा। देखो टीआरएनए का अमाइनो एसिड कैरिंग लूप, ये अमाइनो एसिड को उठाएगा, राइट। ये उठा के टीआरएनए एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को लेके चार्ज होके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे जाएगा। इट विल गो फॉर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब इसका ये एंटीकोडॉन लूप एमआरएनए को पढ़ेगा, राइट। और ये अमाइनो एसिड अगर बराबर है तो यहां पे ऐड किया जाएगा। तो एक टीआरएनए आया, अमाइनो एसिड ऐड किया, दूसरा टीआरएनए आया, अमाइनो एसिड ऐड किया, तीसरा टीआरएनए आया, अमाइनो एसिड। सो लाइक दैट अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे, राइट। और ये अमाइनो एसिड की जो चेन बनेगी इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लिनियर मॉलिक्यूल, चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिनियर मॉलिक्यूल। ये अमाइनो एसिड की चेन, ये अमाइनो एसिड की लिनियर मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड अगर खुद के साथ प्राइमरी कॉइलिंग करता है इस प्रकार से, राइट, ये अगर इस प्रकार से कॉइल करता है तो ये पॉलीपेप्टाइड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। ये प्रोटीन फिर से कॉइल करेगा, राइट, तो इसको हम टर्शरी प्रोटीन बोलेंगे। और ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम उसको क्वाटरनरी प्रोटीन बोलेंगे, बराबर। तो सी ऑन द एंटायर बोर्ड what we can see is that DNA partly uncoiled in presence of sigma factor, which is initiation factor. The process of transcription initiated, the process continue, elongation. In presence of termination factor, rho factor, the process terminates. The product of transcription in eukaryotic cell is heterogeneous nuclear mRNA. Heterogeneous nuclear mRNA undergo capping, tailing, splicing, produce functional mRNA, which is made up of only exon. It has guanosine cap at 5' end, poly A tail at 3' end. This mature functional mRNA come out of nucleus from nuclear pore. See, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म ट्रैफिक, बायोमोलिक्यूल का ट्रैफिकिंग कौन रेगुलेट कर रहा है? तो न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर अलाउ मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स
like RNA. This RNA in cell cytoplasm will get associated with the ribosomes, smaller subunit, larger subunit. Ribosome is site of protein synthesis. Now the amino acids 20+1 which are present in cell cytoplasm are activated. tRNA carries the amino acid and one by one goes on adding the amino acid by referring sequence of nucleotides on mRNA. कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड होना है, ये चीज mRNA पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अनुसार डिटरमाइन होगी, राइट. सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, राइट. लिनियर चेन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड कॉइल, secondary protein, again coil, tertiary protein, and a complex structure, quaternary protein is formed, right. So this is what is total process of transcription and translation. अब translation हमको डिटेल में सीखना है, लेकिन उसके पहले हम जेनेटिक कोड देखेंगे, ठीक है. तो उसके पहले चलो पेज नंबर 109 थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. 109 में 6.5 टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके पहले का पैराग्राफ आपको हमेशा दिक्कत जाती है, तो मैं फिर से पढ़ रही हूं. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस. ये प्रमोटर रीजन, राइट, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसकी वजह से आरएनए बनेगा कि नहीं ये डिटरमाइन होगा. अगर प्रमोटर है, रेगुलेटर ने यस बोला तो एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन की वजह से वो कैरेक्टर रेगुलेट होगा. अगर समझ लो रेगुलेटर बोलेगा नो, तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी और कैरेक्टर रेगुलेट नहीं होगा. आर यू गेटिंग मी व्हाई आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ अगेन? आई रीड, सी. Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, जिसको हम ब्रॉडली जीन बुला सकते हैं, उसकी वजह से कैरेक्टर का रेगुलेट होना न होना डिसाइड होता है. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene. Loosely. What is definition of gene? Specific sequence of nucleotide regulating a character. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट करने वाला प्रमोटर, प्रमोटर को यस बोलने वाला रेगुलेटर. सो दे आर लूजली डिफाइंड एज जीन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेगुलेटिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene, even though these sequence do not code for any protein. देखो, ये रेगुलेटर जीन ने डायरेक्टली कोई प्रोटीन नहीं बनाया, ये प्रमोटर जीन ने या टर्मिनेटर रीजन ने डायरेक्टली कोई प्रोटीन नहीं बनाया, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट करने में मदद की. सो दे आर ब्रॉडली लूजली डिफाइंड एज जीन्स, राइट. देन even though the sequence do not code for any RNA or protein. Types of RNA and process of transcription. In bacteria, there are three major types of RNA: mRNA, rRNA, tRNA. सब लोग क्लास वर्क साथ में रखेंगे. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के हम डिफरेंसेस लिख रहे हैं while reading the thing, राइट. इसके पहले भी मैंने हाईलाइट किए थे, फिर से एक बार चेक करो, एनसीईआरटी में एडिशनल पॉइंट है, ऐड कर लो. In bacteria, there are three major types: rRNA, mRNA, tRNA. All the three RNA are needed to synthesize a protein in a cell, right? mRNA मैसेज कार्य करेगा, राइबोसोम के अंदर rRNA है और tRNA अमाइनो एसिड, ये तीनों की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस होगा. The mRNA provide the template, the tRNA brings amino acid and reads the genetic code. tRNA ने अमाइनो एसिड कैरी किया, mRNA की इंफॉर्मेशन पढ़ी और बाद में यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐड किया. आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑर्डर गिवन बाय डीएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐड होगा. The mRNA provide the template, tRNA brings amino acid and reads the genetic code, and the rRNA plays a structural and catalytic role during translation. राइबोसोम के अंदर जो आरआरएनए है, ये स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए को पकड़ के रखेगा और इसका एक एंजाइमेटिक रोल भी है.
right? Then there is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. एक बैक्टीरिया में rRNA, mRNA, tRNA एक ही एंजाइम से बनते हैं. There are no 3 different enzymes for this. RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription. Initiation, right? It uses nucleoside triphosphate as a substrate. Transcription के लिए substrate raw material क्या है? RNA nucleotides. And polymerizes in a template dependent fashion. Template dependent मतलब DNA को पढ़ के template को refer कर करके mRNA बनेगा. This mRNA is complementary to the template strand, antisense strand, non-coding strand of DNA. That is template dependent RNA synthesis. Following the rule of complementarity, it somehow also facilitates opening of the helix and continue elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Right? ये DNA का RNA पॉलीमरेज से जुड़ा और RNA पॉलीमरेज को ये छोटा सा एंड RNA का जुड़ा है, बाकी वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा इन यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा इन प्रोकैरियोटिक सेल. Once the polymerase reaction is terminator region reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. जैसे ही terminator region आएगा, रो फैक्टर के प्रेजेंस में it will fall off. Right? This is called heterogeneous nuclear, और one more word, nascent. लिख दो यहाँ पे nascent mRNA. Heterogeneous nuclear mRNA, HN mRNA, nascent mRNA. Right? Then an integrating question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps which are initiation, elongation and termination. एक ही एंजाइम तीनों प्रोसेस कैसे करता है? एक ही एंजाइम तीनों प्रोसेस कैसे करता है is the question. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. सिर्फ RNA polymerase, अगर ये एंजाइम की बात करेंगे तो वो सिर्फ elongation कर सकता है. Right? In association transiently with initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate transcription. Sigma factor के साथ RNA polymerase प्रोसेस की शुरुआत करेगा, rho factor के साथ RNA polymerase प्रोसेस को terminate करेगा. Association with this factor alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment. यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में अलग चीज हो रही है, साइटोप्लाज्म में अलग हो रही है, right? So that is what is separation. Translation takes place in same compartment. There is no separation of cytosol and nucleus in the bacteria. As many the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed, or consequently the transcription and translation can be coupled in bacteria. जो इसके पहले मैंने जो डायग्राम दिया था वो देख लो, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एट ए टाइम बताया है, वो टाइम मैंने पढ़ा भी था. In eukaryote there are 2 additional complexities. There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in organelle. यूकैरियोट के पास rRNA, mRNA, tRNA के लिए RNA polymerase 1, 2, 3 ऐसे 3 प्रकार के हैं. There is clear-cut division of labor. The RNA polymerase 1 transcribe rRNA. It is 28 type, 18S and 5.8S. देखो, RNA polymerase 1 जो RNA बनाता है उसका sedimentation constant 28, 18 और 5.8 है. Last digit हमेशा 8 है. Last digit हमेशा 8 है. ध्यान में रखो. RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5-SR RNA and snRNA, small nuclear RNAs. Right? Okay, that is why RNA polymerase 3. The RNA polymerase 2 transcribe precursor of mRNA, that is heterogeneous nuclear mRNA, HN mRNA, or it is also called nascent mRNA. The second complexity in the primary transcript contain both the exon and intron and are non-functional. Second complexity is mRNA has exon and intron. Intron is non-functional, exon are functional.
Hence, it is subjected to processing called splicing, where the introns are removed. Splicing, introns are removed, and exons are joined in a defined order. Heterogeneous nuclear RNA undergo additional processing called capping and tailing. बराबर? ओके, सीक्वेंस यही है जो मैंने सिखाया, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में। पहले कैप बताई है पहले डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में स्प्लाइसिंग जब हो रहा है तब ग्रीन कलर की पॉली ए टेल ऑलरेडी है, मतलब स्प्लाइसिंग होने से पहले टेलिंग हो चुका है। तो सीक्वेंस क्या है? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। Where the introns are removed and exons are joined in a defined order. Heterogeneous nuclear RNA undergo additional processing called capping, tailing. Right? In capping, an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of heterogeneous nuclear mRNA. In tailing, adenyl residue 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. ये टेल जब ऐड होगी तो इसको टेम्पलेट कोई सेंस नहीं करेगा। It is fully processed heterogeneous nuclear mRNA are now called mRNA and that is transported out of the nucleus for translation. Okay, ये बाहर जाएगा और यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस इनिशिएट करेगा। The significance of such complexity is now beginning to be understood. ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसके फायदे क्या है, वो हम अभी समझ रहे हैं। The split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome. Split gene मतलब ये एक्सॉन और एंट्रॉन होना, ये एक हमारा एंशिएंट फीचर है। जैसे आपका अपेंडिक्स काम नहीं करता लेकिन आपके साथ है, बराबर, राइट? ये थर्ड आईलिड आपके पास है, आप काम नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो। सो लाइक दैट ये एंट्रॉन हमारे पास है, वो जेनेटिक कैरेक्टर रेगुलेट नहीं करते लेकिन वो है, उसके भी कुछ फायदे हैं, दैट विल सी। सो गेट दिस लाइन, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट probably an ancient feature of genome. हमारे पास जितने भी जीनोम है उसके पास जो नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन है, जो स्प्लिटेड फॉर्म में है, नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन की वजह से हमको ऐसे स्प्लिट जीन मिलते हैं। ये स्प्लिट जीन हमारे एंसेस्टर की वजह से हमारे पास आए हैं। The presence of intron is reminiscent of antiquity. ये अंडरलाइन कर लो, ये लाइन आपको मैं बार बार समझाऊंगी, आप समझते जाएंगे, भूलते जाएंगे, समझते जाएंगे, भूलते जाएंगे, अंडरलाइन करो। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इंट्रॉन का प्रेजेंस ये एंसेस्ट्री से, हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है, राइट? समझते जाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ये भी लाइन मैं समझाती जाऊंगी, आप भूलते जाएंगे, मैं समझाती जाऊंगी, आप भूलते जाएंगे। ठीक है, चलो पहली बार समझा देती हूँ। डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग करने के बाद प्रोटीन बनाया। प्रोटीन के प्रकार की वजह से कैरेक्टर रेगुलेट हुआ, राइट? समझ लो आरएनए ने स्प्लाइसिंग नहीं किया, आरएनए ने स्प्लाइसिंग अलग प्रकार से किया। आरएनए का ये प्रोसेसिंग हमने और आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया, तो वो कंडीशन में अगर आरएनए के सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड के बदल गए तो प्रोटीन का प्रकार बदलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, प्रोटीन का प्रकार आरएनए के सीक्वेंस पे, एक्चुअल साइट ऑफ सिंथेसिस पे, प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त यहाँ पे आरएनए है, डीएनए प्रेजेंट नहीं है। अगर आरएनए को आपने यहाँ पे मैनेज किया, आरएनए का सीक्वेंस अगर आपने आर्टिफिशियली बदल दिया, डीएनए को पता ही नहीं है, तो आरएनए प्रोटीन का प्रकार बदल देगा। सो एट एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस साइट, who is under control, right? Who is controlling the process of transcription? Who is controlling the process of translation? It is mRNA. तो ये प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला अल्टीमेट कौन है? डीएनए। लेकिन ये लोकेशन पे कौन है?
mRNA, right? So mRNA को अगर हमने बदल दिया तो कैरेक्टर बदल सकते हैं. Are you getting that? Right? So mRNA एक की फैक्टर है, एक मैनेजर है जो कैरेक्टर रेगुलेट करने में एक की रोल निभाता है at the site of protein synthesis. Right? So what I said, the presence of intron is reminiscent of antiquity and the process of splicing represents the dominance of RNA world. Splicing की वजह से, RNA की वजह से प्रोटीन के प्रकार बदलते हैं, इसलिए कैरेक्टर बदल सकते हैं. तो कैरेक्टर रेगुलेट करने के लिए आरएनए का भी कुछ डोमिनेटिंग रोल ये लोकेशन पे है, हम वो बाद में सीखेंगे. इन रिसेंट टाइम अंडरस्टैंडिंग आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लाइफ सिस्टम हैज अज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंस. राइट? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हमको कुछ कैरेक्टर को मैनिपुलेट करना है तो हमारे पास दो चॉइस है. या तो डीएनए को मैनिपुलेट कर दो, डीएनए की इंफॉर्मेशन ही बदल दो. अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन नहीं बदल सके तो आरएनए की इंफॉर्मेशन बदल दो, या फिर आरएनए को चुप करा दो. कैसे? देखो, याद करो, ये स्ट्रैंड पे भी आरएनए बन रहा है, ये दूसरे स्ट्रैंड पे भी आरएनए बन रहा है. राइट? ओके. सो व्हेन बोथ द स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड एट अ टाइम, तो रेड स्ट्रैंड को ब्लू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों एमआरएनए जो यहाँ पे बनेंगे, राइट, सी आई एम ड्रॉइंग इट हियर, यहाँ पे समझ लो दूसरा एमआरएनए बना, तो ये ग्रीन एमआरएनए ये ब्लैक एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर. ये एमआरएनए भी साइटोप्लाज्म में आ गया, तो ये एमआरएनए क्या करेगा पता है? ये दूसरा वाला, ये एमआरएनए इसके साथ बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा. उसकी वजह से ना राइबोसोम जुड़ेंगे, ना टीआरएनए इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, ना ही प्रोटीन बनेगा. तो आपने क्या किया? दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए बना के डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए साइटोप्लाज्म में अगर बनता है तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा. मतलब आरएनए की भाषा आपने आरएनए को साइलेंट करके रोक दी.